सर मेरे से सेकंड गलत हुआ था। सेकेंड गलत हो गया, ठीक है। अप्रोच क्या था जो जिसका सही बना? जैसे प्रशांत का सही बना होगा तो अप्रोच क्या था? सर सर जैसे कि दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू ये टू जीरो जीरो वन सेट है। ठीक है। सर जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो पहले देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन जो आ रहा है वो उस सेट में एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि जैसे कि मैं अगर एक सेट डिफाइन करूँ कि लेट्स से पी है हम्म। डिफाइन एफ सच दैट एफ इज फ्रॉम एन टू जीरो वन एंड पी शुड बी पीरियोडिक फंक्शन दैट इज f of x plus t is equal to f of x फॉर ऑल t is greater than 0। ये होता है पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन। तो सर वहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। और सर इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे चार तो जो ऑप्शन था जैसे कि f से डिफाइन करते थे n से 0 1 में, वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल मोनोटॉनिक और एक और कंडीशन देते थे सर। ठीक इसमें है। भी सर वहाँ पे जो लास्ट दो क्वेश्चन थे वहाँ पे भी एक दो रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे, तब भी जो सेट हो रहा था उसमें वो अनकाउंटेबल हो रहा था वहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी सेम जो कंडीशन आई थी वहाँ पर भी अनकाउंटेबल होल्ड करेगा। तो सर मेरा ये अनकाउंटेबल लगाया था इसको जी सर। और सही हुआ है, पता नहीं सर ये मेरे को गलत है बट मैं अनकाउंटेबल लगाया। और वो गलत है। वो अनकाउंटेबल कैसे हो जाएगा ये? हाँ तो सर ये दो और तीन मेरा ये गलत हुआ है। ठीक है। तो तीसरा तो सही है, हाँ अरे तीसरा तो भी गलत है। सीट तो जारी हुआ होगा ना, चेक कर लेना था सही हुआ गलत हुआ एक बार। सर नंबर मार्क्स वगैरह तो यही डिस्कशन के लिए सर वो शीट भी निकाला है मैंने साथ में। ठीक ठीक ठीक। चलो, सॉरी सर। काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। पीरियड वाला बात होता है, ठीक है, सीधा सीधा एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद वैल्यू रिपीट होते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट क्या है, एन है ना। मान लो कि बात ओपन इंटरवल होता, मान लो कि बात 0 से 10, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता पीरियड आ रहा है, जैसे कि साइन के लिए पीरियड आता है 2 पाई आता है, तो वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद रिपीट करते हैं ना। ये क्लियर हुआ बात? अगर मैं ऐसे करके साइन का पीरियड अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, साइन का पीरियड मान लो कि बात मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये, तो ये जो हो गया 2 पाई हो गया, ये हुआ 2 पाई। 0 से लेके 2 पाई तक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए? अनकाउंटेबल। तो वो अनकाउंटेबल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है अपने वैल्यू को। लेकिन नेचुरल नंबर के केस में अगर मैं पीरियड डिफाइन करूं कोई नंबर पे, नेचुरल के केस में अगर मैं कोई नंबर पे पीरियड डिफाइन करूंगा तो वो पीरियड क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। मान लो कि बात वो 10 के बाद अब रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। मैं बोल देता हूँ कि लेट एप्सिलॉन बिलोंग्स टू आर बी अ पीरियड ऑफ फंक्शन एफ इज फ्रॉम एन टू 0 1। तो एप्सिलॉन कोई ना कोई नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा होगा ना, कोई ना कोई फिक्स एन को डिनोट कर रहा होगा ये। तो अब हम लोग करते हैं जितने भी पॉसिबल पीरियड बन सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पे, जितने भी पॉसिबल पीरियड बन सकते हैं। पहला फंक्शन के बारे में सोचते हैं जिसका पीरियड क्या होगा, 1 होगा। मैं कलेक्शन A1 डिफाइन करता हूँ, ठीक है। A1 इक्वल टू एफ इज फ्रॉम एन टू 0 1 सच दैट पीरियड ऑफ एफ इज 1। मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू जो भी आएगा, एफ ऑफ 1 जो भी आएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू अगर ए आ रहा है तो एफ ऑफ 2 इक्वल भी ए आएगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू भी ए आएगा, एफ ऑफ 4 इक्वल टू भी ए आएगा। मतलब कांस्टेंट फंक्शन। तो इस टाइप के कितने फंक्शन हो सकते हैं हमारे पास? 2 टाइप के, या तो हमेशा 1 होगा या तो हमेशा 0 होगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 2 एलिमेंट हो गए। अब सिमिलरली मैं A2 डिफाइन कर रहा हूँ। A2 मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज फ्रॉम एन टू 0 1, एन टू 0 1। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ डी लगाया था ना, सही है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ पीरियड ऑफ एफ इज 2, मतलब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसके बाद जो भी आएगा एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 होगा, और एफ ऑफ 4 इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 2। ऐसा मामला चलता है। बस हमारे पास 2 के लिए चॉइस देखना है, और 2 के लिए चॉइस कितना है, ये 2 है।
दो के लिए दो चॉइस है, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट ही बनेगा, A2 भी फाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली A3 के लिए क्या होगा, उसका पीरियड अगर मैं 3 रखूँगा ना तो 3 एलिमेंट के लिए चॉइस देना पड़ेगा। किस किस के लिए चॉइस देना पड़ेगा, f इज़ फ्रॉम n to 0 1। अब यहाँ पे मेरे एक चॉइस डिफाइन करना है, किस थोड़ा बहुत समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. f इज़ फ्रॉम n to 0 1, ये हमारे पास क्या निकालना है, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक। मैं एक चीज़ बोला कि अगर नेचुरल नंबर डोमेन है तो पीरियड हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होगा। इस चीज़ में अगर दिक्कत नहीं होगा तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीरियड हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो मान लो कि बात, कोई फंक्शन है A1 में मैं सारे फंक्शन रखता हूँ जिसमें क्या है, पीरियड ऑफ f इज़ 1। मैं A2 में सारे नेचुरल नंबर सारे फंक्शन रखता हूँ जिसमें पीरियड ऑफ फंक्शन 2 है। वैसे ही मैं A3 डिफाइन करूँगा जिसमें पीरियड ऑफ फंक्शन 3 है। वैसे ही करते करते AN डिफाइन करेंगे जिसमें पीरियड ऑफ फंक्शन क्या है, n है। ये समझ आया? और सब का अगर मैं यूनियन कर दूंगा तो सेट बन जाएगा, यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू n AN, बन गया ना हमारा सेट। क्वेश्चन क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन फ्रॉम n to 0 1। और मैं एक चीज़ यहाँ पे लॉजिक लेके आया कि अगर नेचुरल डोमेन है तो पीरियड हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। f ऑफ 1 इक्वल टू अगर x आ रहा है, सॉरी, इफ t इज पीरियड ऑफ f, देन f ऑफ x प्लस t इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको मैं डिफाइन कैसे करूँगा, जब तक t हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा तब तक हम लोग इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस टी बिलोंग्स टू डोमेन तो होना चाहिए ना। अब x बिलोंग्स टू n है तो t मस्ट बिलोंग्स टू n होना चाहिए, तभी जाके x प्लस टी बिलोंग करेगा n पे, अदरवाइज नहीं करने वाला ये। तो इस हिसाब से t को n पे होना चाहिए। चलो एक फंक्शन और ले लो जो पीरियोडिक, जिसका पीरियड 0 है, नहीं 0 वाला पीरियड यहाँ पे नहीं, वो पीरियोडिक नहीं कहलाएगा फिर वो। तो उस हिसाब से हम लोग इसके बिना क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर सकते। पीरियड हमेशा नेचुरल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो पीरियड हमेशा नेचुरल होगा। तो मैं वो सारे फंक्शन ले लिया जिसका पीरियड 1 बन रहा है, मैं वो सारे फंक्शन ले लिया जिसका पीरियड 2 बन रहा है, वो सारे फंक्शन ले लिया जिसका पीरियड 3 बन रहा है, वो सारे फंक्शन जिसका पीरियड n बन रहा है। ऐसे करके मामला चलता जाएगा। और अगर मैं सबका यूनियन कर दूंगा तो वो हमारा सेट बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन। ये हो गया, ठीक है। अब मैं ना एक एक n को देख रहा हूँ कि एक एक ठो n क्या है, एक एक n क्या है, मैं ये चेक कर रहा हूँ। A2 को लेके चलते हैं। f ऑफ 1 इक्वल टू कुछ वैल्यू आ जाए, f ऑफ 2 इक्वल टू कुछ वैल्यू आ जाए, और f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 1 होगा, f ऑफ 4 इक्वल टू f ऑफ 2 होगा, f ऑफ 5 इक्वल टू f ऑफ 1 होगा, f ऑफ 6 इक्वल टू f ऑफ 2 होगा। मतलब शुरू के दो वैल्यू को अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो बाकी मैं पूरा फंक्शन को नॉन बोल दूंगा। सिर्फ दो फंक्शन को पता होने से मैं पूरे फंक्शन के बारे में जान जाऊंगा, पीरियोडिक के कारण ये बात आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के लिए चॉइस क्या बन सकता है। अब क्वेश्चन जो बन रहा है, क्वेश्चन क्या हो गया, अगर मैं इसको जान गया तो मैं पूरे इसको जान जाऊंगा। सिर्फ इसको जान जाने से क्या मैं इसको जान जाऊंगा, सॉरी n to n नहीं, n to 1 2, ये इसको जान जाने से मैं इसको जान जाऊंगा, क्योंकि 1 2 के बेस पे ही तो बाकी पूरा डिफाइन हो रहा है ना। तो अगर 1 2 पता चल गया तो हमारे पास पूरा डोमेन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, इस टाइप के फंक्शन कितने हैं, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे तो वो एक ही होगा, एक नहीं, यहाँ पे ना 2 होगा, 2 की पावर 1 बनेगा। ये क्या बनेगा, 2 की पावर 2। सिमिलरली ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3, और ये क्या बनेगा, 2 की पावर n। मतलब नहीं हो 2 की पावर क्या बन रहे हैं, मतलब ये है कि सारे के सारे सेट क्या बन रहे हैं, फाइनाइट बन रहे हैं। ये क्या हुआ, फाइनाइट। और फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल।
फाइनाइट का मतलब ये सेट क्या बना, काउंटेबल बना। तो ये जो बन के आया क्या बना, ये काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट implies countable infinite। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट। छोटा सा लॉजिक था, क्या चीज़ के लिए लॉजिक था, पूरा का पूरा जो लॉजिक बना है पीरियड के ऊपर बना हुआ है। तो एक बार और इस चीज़ को, हाँ सर यहाँ पे वो sin x और जैसे sin x का फंक्शन होता है, sin x फंक्शन भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक तो है। sin x का जो sin x फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, वैसे ही cos x का 2 पाई, tan x का पाई। ठीक है। वो इस तरीके से भी सोच सकते थे ना। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं उस तरीके से भी, कोई दिक्कत नहीं है वैसा सोचने में भी। और सर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, गलती ये हो रहा है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं तो टू टू द पावर एलिफ नॉट आ रहा है, तो टू टू द पावर एलिफ नॉट इज इक्वल टू कंटिन्यूम मिल रहा है। तो कंटिन्यूम से हम लोग डायरेक्ट ये देखिए ये भी सोच रहे हैं कि अनकाउंटेबल होगा क्या, हाँ 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 हाँ। तो सीधे अनकाउंटेबल टिक मार देते। बट जब लास्ट में वो करेक्शन किए थे तो फिर वो क्वांटिटी इनफिनिट लगा लास्ट में, तो फिर वही लगाया हाँ हाँ हाँ। रिस्ट्रिक्शन के कारण। नहीं, हर रिस्ट्रिक्शन वैसा जरूरी नहीं है ना। कि कार्डिनलिटी के थ्रू जाएंगे कि टू टू द पावर एलिफ नॉट, फिर गलत हो जाएगा। हाँ तो उसमें सारे फंक्शन आ जाएंगे ना, 2 की पावर अगर अलिफ ना लेके चलेंगे हम लोग तो उसमें सारे फंक्शन आ जाएंगे। हमको सारे नहीं, हमको सिर्फ पीरियोडिक लेना है, और पीरियोडिक के लिए मैं बता दिया कि पीरियड को हम लोग एन कर करके लेंगे। राइट सर। और यहाँ पे तो ऐसा है, यहाँ पे साइन भी आएगा। जी साइन नेचुरल डोमेन में पीरियोडिक है। सर उसका तो पीरियड 2 पाई आ रहा है, लेकिन और वो यहाँ पे डोमेन पे नहीं होगा ना, डोमेन पे नहीं होगा वो। देखो अगर ना मैं 1 का बात करूं तो मैं 1 प्लस पाई को डोमेन में लाऊंगा कैसे, समझ रहे हो। सर अगर उसको रेडियन एज अ रेडियन के फॉर्म में वो ऊपर एक डिग्री 180 को जैसे कि पाई इक्वल टू रेडियन ऐसा कंसीडर करें, सर ये दिक्कत हो रहा है। क्या कंसीडर करेंगे तो, सर रेडियन के टर्म में जैसे कि 180 डिग्री लेते हैं तो 180 डिग्री तो नेचुरल नंबर था। नहीं 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 वैसा नहीं होगा ना, वैसा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर वैसा भी कर लेगा ना तब भी वो गलत ही होगा। 2 पाई लेंगे नहीं आएगा, ठीक है। जब तक डोमेन नेचुरल नहीं होगा तब तक हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। फंक्शन को बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी तो शुरू हुआ है। अगर ये आर से डिफाइन होता तो हो जाता। हाँ हाँ हाँ, आर पे रहता तो बिल्कुल साइन को इंक्लूड कर देते यहाँ पे। देखो नई बात पता चल गई, मैं साइन को पीरियोडिक नहीं बोल रहा हूँ एन में, है ना। चलो जैसा भी है ये सेट ऑफ, वैसे में सर जैसे साइन को कंसीडर करें तो साइन सर क्यू में भी नहीं होगा, क्यू सी में ही होगा वो। हाँ जैसे कि सर क्यू सी पाई बिलोंग्स टू क्यू सी, दैट मींस साइन फंक्शन ऑफ साइन डिफाइन ऑन डोमेन ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है। नहीं तो एक तो ना ये आता है कि अगर डोमेन में नहीं है ना उसका पीरियड, उसके उसमें होगा, क्लोजर में होगा तो भी चलता है, क्लोजर में होगा तो भी चलता है। करेंगे उसको अच्छे से, ठीक है। सेकेंड थर्ड का बताओ अब। सर ये मेरा गलत है। थर्ड को ना सीधा सीधा ग्राफिकल अप्रोच से चले जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वही बात है, इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे कैसे। इस फंक्शन का ग्राफ ना ऐसा कुछ है, ये लीनियर अलजेब्रा वाले चला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता था। क्यों सर क्योंकि एक थ्योरम है कि अगर ट्रांसफॉर्म लीनियर हुआ हाँ वो 1 1 और मल्टीप्लाई करेगा, वाह इक्विवेलेंट होगा उसको, वो वाला गलत है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, वो फंक्शनल की प्रॉपर्टी हर जगह लगाना वो नहीं, सही नहीं है ना। देखो सर अब दिमाग में नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग तब करेंगे जब ना मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बता दूंगा अच्छे से, तब जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे ना, डिफ्रेंशिएशन के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसको वहाँ से करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एफ डेस एक्स निकालूंगा।
अगर मैं एफ डेस एक्स निकालूंगा तो ये हमको पता है कि ऐसा कुछ होगा, ये का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और 2x, तो ये जो क्वेश्चन बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या करेगा, अपने मोड को चेंज कर रहा है, ये मोड को चेंज करेगा क्या, ठीक है, ये अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। दो बार में बनेगा, एक बार ग्रेटर देन 0 होगा, उसके लिए क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। इफ़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहला केस दोनों पॉजिटिव होगा, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, पहला केस ऐसा बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन एक्स इंटरसेक्शन एक्स इज लेस देन -1, जो कि सेट फाई बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा, ये वाला ठीक है। अब दूसरा केस बनाओ इसका, सर सिंपली डेफिनेशन से जा सकते हैं अगर 1 और 1, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, एटलीस्ट 1 1 3 तो कर ही सकते हैं। 1 1 के लिए सीधा सीधा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर 1 1 3 गए थे तो फिर वो तो 1 1 ही और था। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इज लेस देन 0। अब यहाँ पे 3-4 पॉसिबिलिटीज़ बन के नहीं, अभी इसको ख़त्म मैं कहाँ किया हूँ। अब एक केस बनेगा जब दोनों दोनों निगेटिव होगा, तब क्या होगा, जब दोनों का दोनों निगेटिव होगा तो क्या होगा। इसका दूसरा केस 1 माइनस एक्स इज़ निगेटिव और 1 प्लस एक्स इज़ निगेटिव, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 1 इज़ लेस देन एक्स, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये x इज़ लेस देन -1। ये कुछ गलत आ रहा है क्या, ये इसको कैसे नहीं कर पा रहा हूँ। अरे सीधा सीधा निकालो ना, ये क्या क्या अप्रोच मैं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन ही गायब हो गया। देखो उसका ना डोमेन निकाल के वो जो सेट आया वो क्या आया, एफ डेस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये डिपेंड करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पॉजिटिव होने पर और एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर के निगेटिव होने पर। जब 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा तो ये जो एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1 होगा, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1, इसका मतलब -1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1, एक डोमेन ये आएगा। और इस केस पे क्या हो जाएगा, 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दो डोमेन बनेगा, माइनस इन्फिनाइट इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1, और दूसरा डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन -1 एंड 1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इन्फाइनाइट। यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वो निगेटिव होगा, मतलब दोनों के बीच में 1 0 तो रखेगा वो। ये कोई रूल हम लोग पढ़े थे, दोनों के बीच में 1 0 रखेगा, मतलब वो अपना साइन बदलेगा। और जहाँ कोई फंक्शन साइन बदल दिया ना, उसके बाद वो क्या हो जाता है, 1 1 नहीं रह पाता। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो मोनोटॉन होगा, 1 1 इम्प्लाइज मोनोटॉन। अगर वो कंटिन्यूअस है फंक्शन, तब की बात कर रहा हूँ ना, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तब की बात कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका जो ये डोमेन के ना हर एक पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है करके कंटिन्यूअस है। यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, मतलब बीच में एक तो 0 आएगा। इन सब चीज़ों को बाद में पढ़ाएंगे। तो ये वाला अप्रोच था, ये ऐसा करके वो 1 1 फेल कर रहा था। ये 1 1 फेल किया है, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। तो 1 1 में काहे टिक लग गया है इसके। इसके लिए 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अब ये दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में उसको 1 1 नहीं बोल रहा है। अब इसके लिए एक काम करो, रेंज पे खोज दो, एफ एक्स इक्वल 2 के लिए पॉइंट खोज दो,
कोई भी एक, तो 2 के लिए नहीं मिलेगा करके खोज रहा हूँ ना, अदरवाइज नहीं मिलता वो, इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2 इक्वल टू x। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 428 अपॉन 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, ये वाला ऑन टू नहीं हुआ, तो ये 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। कौन सा वाला ऑप्शन होगा डी, neither 1 1 नॉर ऑन टू। इन सब चीज़ों को तब अच्छे से करेंगे जब मोड पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ पे आ जाएंगे। सर बट इसका आंसर 1 1 बट नॉट ऑन टू आया। नहीं, ये 1 1 नहीं है, ना ही ऑन टू है। सर डी है, डी है। हाँ डी है इसका आंसर, neither 1 1 नॉर ऑन टू। मैं इसको और बताऊंगा, ऑन टू का तो पता नहीं, लेकिन 1 1 को बताऊंगा मैं अच्छे से, कि हम लोग खाली डेरिवेटिव निकाले कैसे उसको 1 1 क्लेम करेंगे, इसको बता देंगे अच्छे से, इस पे टेंशन मत लो। सर यहाँ पे 1 1 से नॉट 1 1 कैसे लिखना है? एफ डे से एक्स इक्वल टू 0 आएगा एक ठो पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन सा होगा, एक्स इक्वल टू 1 और -1, दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा। तो फंक्शन अपने मोड को ऐसे बदलेगा, ऐसे, और लाइन मिलेगा जो दो बार काटेगा कर्व को, और 2 बार काट दिया मतलब नॉट 1 1। ये पढ़ाएंगे जब अवकलन पढ़ाएंगे ना, तब अच्छे से पढ़ाएंगे इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका फोर्थ का क्या लगाए थे, सर डी। सही हुआ था। और ऑप्शन फोर्थ क्या बोल रहा है, एक्स भी एनी ट्रांसीडेंटल नंबर, ठीक है, ट्रांसीडेंटल रियल नंबर एंड वाई इक्वल टू इतना। इसको तो ऐसा जुगाड़ से ही लगाना पड़ेगा ना, देखो एक्स भी नहीं ट्रांसीडेंटल नंबर, तो मैं ना इसको √2 मान लेता हूँ अभी के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, √2 मान लेता हूँ, एक्स इक्वल टू √2, और वाई इक्वल टू मैं क्या रख रहा हूँ, √2 की पावर में a/b। देन y इज ऑलवेज एल्जेब्रिक रियल नंबर, y इज ऑलवेज एल्जेब्रिक रियल नंबर। अगर मैं ना x इक्वल टू पाई रखूँगा, तो y इक्वल टू पाई की पावर ab, मैं ab को जो भी रखा हूँ वो एल्जेब्रिक नहीं हो पाएगा। होगा क्या एल्जेब्रिक, इस यहाँ पे जो रखना है रख दो q से, क्या ये कभी एल्जेब्रिक बन पाएगा? एल्जेब्रिक का मतलब नो सर, बिकॉज़ बेसिस उसका ट्रांसीडेंटल है ना, तो एल्जेब्रिक बन ही नहीं सकता वो। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, y इज ऑलवेज एल्जेब्रिक रियल नंबर, गलत। y मे और मे नॉट बी एल्जेब्रिक रियल नंबर, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। y मे और मे नॉट बी एन एल्जेब्रिक रियल नंबर, ठीक है। एंड y इज ट्रांसीडेंटल रियल नंबर, y इज ट्रांसीडेंटल रियल नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू ऐसा लिखता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, इक्वल टू 2 ले सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, √2 की पावर 2 इक्वल टू 2, लेकिन y तो हमारा क्या हो गया अब, एल्जेब्राइक हो गया, ठीक है। नहीं होगा, सर, हाँ। इसलिए नहीं बोल सकते। y कैन बी इरेशनल एल्जेब्राइक रियल नंबर, y कैन बी इरेशनल एल्जेब्राइक रियल नंबर। ये क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं इरेशनल एल्जेब्रिक नंबर, ये कहलाता है इरेशनल एल्जेब्रिक नंबर। समस्या ना मे और मे नॉट बी और कैन भी आता है तब होता है, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग एक ठो आंसर देके क्या कर सकते हैं, उसको डिस्कार्ड नहीं कर, जैसे ए और सी को हम लोग एक एक एग्जांपल देख डिस्कार्ड कर दिए ना, बी और डी को हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर सकते एक एक एग्जांपल देके। तो जैसे बी में बोल रहा है वाई मे और मे नॉट बी एन एल्जेब्रिक रियल नंबर, सर बी सुटेबल था तो बी लगाया था, तो समझ लो। ठीक है। और डी क्या बोल रहा है, वाई कैन बी अ इरेशनल एल्जेब्रिक नंबर। अगर मैं शुरू में एक्स को फिक्स कर देता हूँ, मान लो की बात, शुरू में अगर मैं एक्स को फिक्स कर देता हूँ तो कुछ भी मैं पावर लगा देता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये एक्स इक्वल टू पाई मैं शुरू में ही फिक्स किया,
x इक्वल टू पाई अगर मैं शुरू में फिक्स करता हूँ तो y इक्वल टू आ जाएगा पाई की पावर कोई ना कोई p बाई क्यू जैसा। मैं इसको कुछ भी लगा दूँ, y कभी भी हमारा इरेशनल एल्जेब्रिक नहीं हो सकता। y के पास पोटेंशियल है ही नहीं ना ये हो पाने का, जो लगाना है लगा दो, p क्यू जो भी चॉइस होगा, हो ही नहीं सकता ये, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये जो बोल रहे हैं y में और मे नॉट बी, y हो भी सकता है नहीं हो सकता है, उस केस में करेक्ट हो रहे हैं ना ये स्टेटमेंट, y हो भी सकता है y नहीं भी हो सकता है। तो ये ना y नहीं हो सकता है तो देख ली, अब y हो सकता है वाला एक ठो देख लेते हैं। यहाँ पे y हो सकता है पे आ गया, इस पे y हो सकता है, इस पे y नहीं हो सकता, तो अब ये अकेला ऑप्शन बचा है करके ये ट्रू हुआ। तो कैन बी और मे नॉट बी में ना आंसर देके डिस्कार्ड मत करना कभी भी, एक ठो एग्जाम्पल देके डिस्कार्ड मत करना जहाँ पे मे नॉट भी आ गया, कैन भी आ गया। तो बहुत सावधानी से अप्रोच करना होता है कैन बी और मे नॉट बी वाले क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। और जो सीधा सीधा स्टेटमेंट है उसमें तो एक एग्जाम्पल ला दो और उसको गलत कर दो, लेकिन मे और मे नॉट बी वाले में दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा, तो दिक्कत करता ही रहेगा। अब देखो, एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सेट, इस पे दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को, सब जन बनाया होगा ना इसको। नो सर, हाँ नो सर, हाँ सर ये बन गया था। हाँ ठीक, हाँ डायरेक्ट इसको पढ़े अपन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 6th और 7th, 6वां भी डायरेक्ट था जो पढ़े हैं वो था डायरेक्ट, यस सर सेम वैल्यू, ठीक है। ए बी फंक्शन, देखो हमको ये पता है ए इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ रेंज। अब इस अगर ये कर लेते तो क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए काउंटेबल, तो काउंटेबल का छोटा हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होता है। काउंटेबल का छोटा सेट हमेशा काउंटेबल होगा। तो अगर ए काउंटेबल है तो बी काउंटेबल होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। एफ इज़ फ्रॉम एन टू आर, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, कैसे हो सकता है भाई, तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। एफ ए अगर काउंटेबल है तो बी काउंटेबल होगा, क्यों होगा ऐसा, यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे एफ एन काउंटेबल है, एफ एन इज काउंटेबल बट आर इज नॉट काउंटेबल। हम लोग रेंज के बेस पे ना कोडोमेन में कुछ नहीं बोल सकते। एफ ए इज अनकाउंटेबल देन बी इज काउंटेबल। देखो एफ ए कंटेन कर रहा है बी में, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो उससे बड़ा वाला सेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट को एज अ सबसेट नहीं रख सकता। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। अगर रेंज अनकाउंटेबल है तो कोडोमेन अनकाउंटेबल होगा। इस क्वेश्चन पे डाउट नहीं होना चाहिए था, सब जन को बनाना चाहिए था इसको। 7 द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स p बाई क्यू वेयर p डॉट, ये सेट क्या दिया हुआ है, q माइनस, यही सेट है ना, 7वां यही सेट है ना, सेट ऑफ ऑल रेशनल्स वेयर वेयर p डज नॉट अज्यूम, ओके, वेयर p डज नॉट अज्यूम 3 and -3। इसका z माइनस 3 और 3 माइनस होगा। ऐसा नहीं, सेट को ना ऐसा ही कर दो, सीधा सीधा मेन डिफाइन कर दो। तो p और q तो z से ही आ रहा है, तो p और q z से आ रहा है, तो z माइनस 3 और 3 माइनस हटा देंगे। देखो आज तक हम लोग q को ऐसा देखे हैं ना, q सच दैट p बिलोंग्स टू z और q बिलोंग्स टू q सब z माइनस 0, ठीक है। अब ना एक नया सेट डिफाइन कर दो, q1 p बाई q जैसे एलिमेंट आएंगे, p जो भी होगा वो आ जाएगा, लेकिन बस ना वो p को ना 3 और -3 नहीं रखेंगे। तो मैं काउंटेबल इन्फिनाइट सेट में एक ठो रिस्ट्रिक्शन बस लगा दिया हूँ, उससे सेट फाइनाइट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अभी भी इन्फिनाइट तो रहेगा सेट, और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देने से सेट अनकाउंटेबल तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़ा सेट है। जब बड़ा सेट काउंटेबल है तो यहाँ पे क्लियरली मैं बोल सकता हूँ q1 कंटेंट इन q, ये काउंटेबल है तो ये सेट कभी भी अनकाउंटेबल तो नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। बाउंडेड भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता बाउंडेड,
मैं यहाँ पे 3 को हटा दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ऐसा तो कर सकता हूँ ना, ये जो नंबर है ये हमारे सेट पे आएगा, और इससे बड़ा भी जो नंबर है वो सेट पे आते ही रहेगा, इसलिए सेट अनकाउंटेबल नहीं है, बाउंडेड अनकाउंटेबल नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है। काउंटेबल बाउंडेड वाला भी गया, ये सिर्फ क्या होगा, काउंटेबल होगा। ये सेट सिर्फ काउंटेबल होगा। ये कुछ चीज़ें हैं डायरेक्ट दिखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये नहीं दिख रहा होगा तो बहुत दिक्कत है, दिन भर बैठ के देखे करो दिखता है कि नहीं दिखता करके, तो भी पेपर में ऐसे ही होगा, सब चीज़ अजीब अजीब लगने लगेगा। नेक्स्ट चले, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है शायद ये, क्योंकि एक्सप्लेन करने जैसा कुछ था नहीं यहाँ पे ना। जी सर क्लियर है आगे चलिए। क्लियर है ना, ठीक है। जिनको और डाउट होगा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार फिर से उसी को बताओ तो कैसे कैसे करोगे? नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था वो, एकदम सिंपल है वो, देख ले एक बार। और क्या डाउट लग रहा है ये बता। सर ये जो रेशनल नंबर मान के चल रहे हो p, इसमें -3 और 3 नहीं होगा? हाँ, वो क्वेश्चन का उसको डिमांड था। हाँ वही डिमांड है, कैसे बढ़ेंगे आगे इसमें? देखो सेट, ये सेट दिख रहा है ना, बस इस सेट को काउंटेबल अनकाउंटेबल फाइनाइट इनफाइनाइट बाउंडेड अनबाउंडेड ये बोलना है। अब बोलिए सेट को देख के, ये मैं सेट को लिख दूँ, अब देख के बोलिए काउंटेबल है कि नहीं है। सर ऐसे में समझ नहीं आ रहा। नहीं फिर वो वहाँ पे मेरी गलती नहीं है, अभी इतने के बाद नहीं दिख रहा है तो देख। मैं एक चीज़ कोशिश किया कि मैं ना Q1 को सबसेट बना दिया Q का, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा ना। कैसे बनाए? अरे अरे अरे, अल्टीमेटली रैशनल नंबर्स ही तो है ना, ये कुछ वैल्यू को छोड़ दिए हैं, बस रैशनल नंबर ही तो है ना। Q1 जो सेट है वो रैशनल नंबर का ही सेट है ना, Q1 इज सेट ऑफ रैशनल्स। उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, सबसेट ही तो रहेगा ना। तो अब ये सेट हमारा काउंटेबल है, तो छोटा वाला सेट या तो फाइनाइट होगा या तो काउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट था, अनकाउंटेबल तो होएगा ही नहीं करके। और मैं सिर्फ हमारे पास ना बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसा टाइप से, 1/10, 10/1, 100/1, 1000/1, इन सब में कहीं पे ऊपर में 3 दिख रहा है क्या? तो वो इस सेट में आ जाएंगे ना Q1 में। Q1 में वही आएगा जहाँ ऊपर में 3 और -3 बस मत दिखे, तो वो तो आ जाएगा, तो सेट हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा। इसके कारण ये वाला भी गया और ये वाला भी गया, बच गया, काउंटेबल हो गया वो, ठीक है। ठीक, थोड़ा ना स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा क्वेश्चन लोग को, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे हैं? द सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑन अ सेट ए इज। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन So characteristic function is a function which determines whether the element is belong to that set or not. अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ बी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स बिलोंग्स टू बी, 0 if x does not belong to b. मतलब मैं फंक्शन को बोलूँ या सेट को बोलूँ एक ही बात है। एफ बी इज सिमिलर टू बी, 1-1 करा सकते हैं करस्पॉन्डेंस। मैं सेट बदलूंगा फंक्शन बदलेगा, मैं सेट नहीं बदलूंगा फंक्शन बदलेगा क्या? हाँ ना बताओ। फंक्शन पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है सेट पे, अगर सेट नहीं बदल रहे हैं तो फंक्शन वही होगा, मैं लिखूं कुछ भी। सर इसका रेंज तो क्लियरली 0 और 1 ही होगा ना। रेंज 0-1 होगा, ठीक है। सारे फंक्शंस एफ बी क्या होगा? हमको एफ बी काउंट करना है। एफ बी रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन थोड़ी बोला है जी, कैरेक्टर कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस हैं ऑन अ सेट ए। मैं मान लो बस सेट ए डिफाइन करता हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3। मैं एक ठो से ए का सबसेट डिफाइन करता हूँ, 1 2 3 4, इतने में आइडिया लग जाना चाहिए। अब देखो मैं ना एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ ए वन एक्स इक्वल टू
1 जब कभी भी x इक्वल टू 1, 0 जब कभी भी x इज़ नॉट इक्वल टू 1, एफ ऑफ ए टू एक्स इक्वल टू 1 जब कभी भी x इक्वल टू 1 या 2, 0 जब कभी भी x इज़ नॉट, सॉरी 1 और 2 क्यों, 2 बस। तो जितना सारा सेट है मैं उतना सारा फंक्शन डिफाइन करने के लिए कर सकते कि नहीं कर सकते, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। समझो थोड़ा सा इसको। करेक्टरिस्टिक फंक्शन में 1-1 करस्पॉन्डेंस होता है फंक्शन और सेट के बीच पे, हाँ या ना? हमको फंक्शन गिनना है ना कि रेंज सर गिनना एक है। बार कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को बताओ तो थोड़ा। करेक्टरिस्टिक definition फंक्शन एफ ए इक्वल टू 1 जब कभी भी x बिलोंग्स टू a और 0 जब कभी भी x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यस सर। ठीक है इतना? जी सर। ठीक है, 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट। करेक्टरिस्टिक फंक्शन में दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये प्रशांत इसका रेंज क्यों देख रहा है भाई, ये बता मेरे को एक बार। नहीं सर, नहीं सर, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है 0-1 से। सर जैसे कि हम लोग सबका रेंज 0-1 हो रहा है, तो सर हाँ। हमारे पास अनलिमिटेड सेट, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो सर वहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के सिमिलर होगा। नहीं, मैं यहाँ पे सेट को फाइनाइट कर दिया हूँ, a इक्वल टू इतना कर दिया हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने सारे सबसेट निकलेंगे ना मैं उतने सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करूँगा, हाँ कि ना? जी सर। और जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन उतने सारे सेट होने चाहिए, 1-1 करस्पॉन्डेंस है दोनों के बीच में। जी सर। तो इसको थोड़ा और सोचना कि नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज सिमिलर टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है? जी सर, यही लगा है, हाँ, यही हुआ है। इज सिमिलर टू पावर सेट ऑफ ए। तो सर अनकाउंटेबल ही हुआ ना, सिमिलर है मतलब पावर से काफी थी तो अनकाउंटेबल है। अगर कार्डिनलिटी यूनिट हम सीधे बता सकते हैं। ए अगर फाइनाइट हुआ तो ए अगर फाइनाइट सेट हुआ तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा ना, हाँ कि ना? इट डिपेंड्स ऑन a, इफ a is countably infinite then we can say कि number of characteristic function is uncountable, getting it or not? राइट सर, सो अनकाउंटेबल बोलना गलत होगा। हाँ, अगर मैं पक्का यहाँ पे ये ऑप्शन डालता तो शायद तू अनकाउंटेबल डाल दे रहता है ना। यस सर। नहीं नहीं हाँ, नहीं सर। नहीं, डिपेंड ऑन ए, डिपेंड ऑन ए। राइट सर। अगर देखो, ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता, द सेट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन ए इज फाइनाइट देन ए इज फाइनाइट, राइट सर। ठीक है ना? हाँ, रेडी रहना थोड़ा हर तरह से सोचने के लिए। चलो यहाँ तक आ गए अपन, ऐसा करते करते आज का लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा वो 2-3 बार वीडियो देखना, उसके बाद और मेरे से डिस्कस करना, ठीक है? क्योंकि सिद्धांत का तो बहुत बढ़िया नंबर आया था। इसका क्या हुआ है, ये गलत है। कैंटर सेट इज काउंटेबल, बहुत गलत है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन इज काउंटेबल, गलत है। प्लेन कैसे दिखता है, प्लेन यही है ना, प्लेन 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 एक्स वाई प्लेन, ये रियल लाइन, ये भी रियल लाइन, दोनों को मिला दो, रियल लाइन क्रॉस रियल लाइन, ठीक है? तो अब आर अनकाउंटेबल है तो आर क्रॉस आर अनकाउंटेबल होगा। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन इज अनकाउंटेबल। सब चीज को नोट करते जा सकते हो ना। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन इज अनकाउंटेबल, कैंटर सेट इज अनकाउंटेबल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन इज अनकाउंटेबल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इज अनकाउंटेबल, राइट। ठीक है? सर ये दोनों डिस्कार्ड कर दिए, तो ये भी होगा डिजाइन। एवरी इंटर, अच्छा, तो वो लगा दिए। ए डायरेक्ट इम्प्लाई कर रहा है, ए डायरेक्ट इम्प्लाई कर रहा है भाई, देख लो, डायरेक्ट इम्प्लाई कर रहा है। देयर आर ऑल्सो ट्रिवियल इंटरवल्स, ओके?
we have two more intervals other than uncountable intervals. First interval having measure 0, दोनों 0 होते हैं ना, एक ये फाई को भी हम इंटरवल बोले हैं और इसको भी इंटरवल ही बोले हैं, इसका लेंथ 0 बोले हैं, इसका लेंथ क्या बोले हैं, इसका कुछ लेंथ ही नहीं बोले हैं, ये दोनों 0 लेंथ वाले हैं, हाँ या ना, इसका तो लेंथ कुछ बोले नहीं, हम लोग फाई को इंटरवल बोले हैं कि नहीं बोले हैं, हमारे लिए फाई इंटरवल हुआ है कि नहीं हुआ है, फाई इज एन इंटरवल, सिंगलटन सेट इज एन इंटरवल, और ये दोनों ऐसे इंटरवल हैं जो नॉट सिमिलर टू आर हैं, जो नॉट सिमिलर टू आर हैं, ये दोनों क्या है, काउंटेबल इंटरवल हैं। तो इसके कारण एवरी शब्द के कारण ये वाला गलत हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल, ये सही है। सीक्वेंस को हम लोग क्या बोले हैं, फंक्शन बोले हैं ना, तो यही पूछ रहे हैं एफ इज फ्रॉम एन टू एन, हाँ जी अनकाउंटेबल, ऑप्शन बी होगा इसका, बता दो एक आध कोई और ऑप्शन को डिस्कस करना होगा तो। सर बी को कैसे अनकाउंटेबल बोल रहे हैं, थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल, हम लोग देख चुके हैं कि अगर मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ किसी सेट ए पर तो वो एक मैपिंग ही होगा एन से, क्लियर, जितना फंक्शन है उतना हमारे पास सीक्वेंस मिलेगा, क्लियर। तो अब ना ऑन नेचुरल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, तो ए को मैं क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा, तो जितने सारे ऐसे टाइप के फंक्शन होंगे ना उतना हमारा सेट की कार्डिनलिटी होगा, सीक्वेंस की कार्डिनलिटी, उतने सारे सीक्वेंस मिलेंगे, और ये कितना है, एलिफ नल की पावर एलिफ नल इज 2 की पावर एलिफ नल, मतलब अनकाउंटेबल। नेक्स्ट चलें, जी ये क्वेश्चन 10वां का क्या लगाए हो, इफ देयर इज नो 1 1 मैप फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन टू ए, इतना सरल क्वेश्चन था, सबसे बना होगा ये तो, f is from a to b, f is 1 1, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए छोटी होगी बी से, 1 1 पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं ना, पॉसिबल, और पॉसिबल है ही नहीं तब क्या होगा, ए टू बी, 1 1 नॉट पॉसिबल, मतलब जाहिर सी बात है डोमेन बड़ा हो गया होगा कोडोमेन से, तभी कोई ना कोई एलिमेंट को ना रिपीट करना पड़ रहा है, तभी बस होगा ऐसा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, 1 1 अगर पॉसिबल हो रहा है तो कार्डिनलिटी, चलो लेस देन इक्वल करो, पॉसिबिलिटीज़ पे इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉट पॉसिबल है तो डोमेन को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना पड़ेगा बी से, ये समझ आया, जी सर, हाँ, डोमेन बड़ा होगा कोडोमेन से तब भी वो 1 1 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उस केस में ना एक एलिमेंट को रिपीट करना होगा, क्योंकि डोमेन बड़ा है इसलिए। तो अब देख लो, अगर अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ है, एन से ए तक दिया हुआ है, एन बड़ा है ए से, कार्डिनलिटी ऑफ ए से, सबसे छोटा काउंटेबल सेट, काउंटेबल इन्फिनाइट कौन है, एन, उससे छोटा जो होगा वो क्या होगा, हाँ कि ना, जी सर, ठीक है ना, तो ये जो सेट हमारा ए इस क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्लियर कि नहीं, दिक्कत नहीं सर, दिक्कतें हैं वाला बात चल रहे हैं ना, सर ये एक बार ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर 1 1 नॉट पॉसिबल बोल रहे हैं तो डोमेन को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना पड़ेगा कोडोमेन से, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए, यहाँ से क्या मिल गया, एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए, ये कार्डिनलिटी ऑफ एन इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट कौन है हमारे पास, एन है ना, हम देख चुके हैं एन से छोटा इनफाइनाइट सेट है ही नहीं,
अगर कोई सेट n से छोटा हो गया तो वो पक्का क्या होगा, फाइनाइट होगा ना, इसलिए फाइनाइट हो गया ये। ऐसा नहीं कि n का सारा सबसेट फाइनाइट हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ काउंटेबल के केस पे, काउंटेबिलिटी में, ठीक है। अगर इन्फिनाइट सेट बोल रहे हैं तो सबसे छोटा इन्फिनाइट सेट n के सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, और n के सिमिलर मतलब 1 1 में पॉसिबल होगा। तो यूनिवर्स में जितने भी इन्फिनाइट सेट हैं उनका ना n के साथ 1 1 तो निकाल ही सकते हैं। ये a से n है और ये हमारे यूनिवर्स के सारे इन्फिनाइट सेट हैं, तो एक तो f ऐसा मिलेगा जो 1 1 होगा ही होगा, अगर इधर इन्फिनाइट सेट हैं तो। और अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है तो a को फाइनाइट होना पड़ेगा कि n से अगर कोई सेट में 1 1 फंक्शन नहीं मिल पा रहा है तो वो हमारा जो सेट है वो फाइनाइट होगा, तब भी नहीं मिल रहा है, अदरवाइज मिलता ही मिलता। इसलिए जो सेट ए है वो फाइनाइट सेट है। 11th का क्या था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ये थोड़ा हार्ड था। कोई बनाया इसको? ये सर मेरा सर ओपन था ये। ओपन आया, ठीक है। और अगर इसी सेट को मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल पूछ दूं तो वो डिटेल में जाके वो 2 मिनट। अनकाउंटेबल तो होगा ना कि नहीं होगा? हाँ सर, ये सर इक्विवेलेंट है आर के, तो अनकाउंटेबल है। इक्विवेलेंट आर क्या है, कैसे देखे, सबको दिखा कि नहीं दिखा? देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ना मैं कॉस का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ऐसा करके मैं कॉस को ना प्लॉट कर देता हूँ। ऐसा कुछ है। कॉस एक्स का वैल्यू चाहिए, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, cos x है। हम ना इस x वाले सेट पे इंटरेस्टेड हैं। हाँ अरे cos x का तो वैल्यू तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, -1 से 1 के बीच होगा। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वही x लेने हैं जिसके लिए cos x यहाँ पे जाएगा, वही x लेना है जिसके लिए cos x इस सेट पे जाएगा, अदरवाइज नहीं लेना है हमको, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है cos x यहाँ पे जाएगा तभी होगा भैया, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखो ये 1 किया, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। जो भी ये प्लॉट है π/2 पाई, माइक किसका चालू है, बंद करो। ये हुआ, ये cos x को रिप्रेजेंट करेगा और ये x को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को, ठीक है। अब cos x का वैल्यू ना जब जब कोई इंटरवल दिया है, वो इंटरवल क्या है, 1/√2 और √3/2। ये 1/√2 और √3/2 कहाँ पे होगा, 1/√2 इज लेस देन 1/2, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा ही होगा। 0.5 से थोड़ा नीचे होगा, 0.5 से थोड़ा ऊपर होगा, √3/2 थोड़ा ऊपर होगा, ऐसा कुछ। तो ये मान लो 0.5 है तो यहाँ कहीं पे होगा 1/√2 और यहाँ कहीं पे होगा √3/2। तो इन दोनों, ये ओपन इंटरवल है ना, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है बस। तो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट को रख लो, ये ऐसा आया, ये यहाँ पे ऐसा आया। मान लो बाद ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ। हियर cos ऑफ a इक्वल टू √3/2 और cos ऑफ b इक्वल टू 1/√2। तो हमारा जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, b और a बनेगा। ओपन इंटरवल b और ओपन इंटरवल a b बन रहा है।
ओपन इंटरवल ए बी बन रहा है, ओपन इंटरवल ए बी। और वैसे ही थोड़ा देर बाद और जाएगा ये यहाँ पे, तो एक इंटरवल और आएगा A1 B1, यूनियन करेंगे A1 B1, यूनियन करेंगे, चलते जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। ये अनकाउंटेबल सब अनकाउंटेबल, और काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट, ये सेट हमारा ओपन है, ये भी सेट हमारा ओपन है, और आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है करके ये वाला सेट ओपन होगा, साथ साथ ही अनकाउंटेबल भी होगा, साथ साथ ये अनकाउंटेबल भी होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ऐसे अप्रोच किए थे तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी तरीका से किया होगा तो फिर मेरे हिसाब से सही अप्रोच नहीं हुआ होगा। हाँ बोल प्रशांत बोल। हाँ सर यही अप्रोच। यही था ना, बेस्ट है। ठीक है, तो जो जो कुछ फंक्शन है ना, e की पावर x, cos x, log x, tan x इत्यादि इत्यादि छोटे छोटे जो फंक्शन है 5-10 ठो, उसका ग्राफ पता होना चाहिए। वो बुक को पढ़ना चालू करो ना, प्ले विद ग्राफ, 1 हफ्ता का बुक था, ख़त्म करो उसको। 1-on-2 बहुत हेल्प करता है, ग्राफ बहुत हेल्प करता है। ठीक, इसका क्या क्या लगाए हो, क्या सेट है, क्या है ये क्वेश्चन? सर वो लास्ट वाले में सर, ये क्वेश्चन में सर वो इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बताएंगे सर? इंटरवल कॉन्सेप्ट, इंटरवल, हाँ सर ये इंटरवल देखो इंटरवल कैसे करना है? ठीक ठीक ठीक। मैं ना ऐसा करता हूँ, cos x बिलोंग्स टू 0 और 1, ऐसा करता हूँ। cos x 0 और 1 के बीच में होगा तब। ये 0 हुआ और ये 1 हुआ। 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, लेकिन दोनों के बीच का हर एक पॉइंट चाहिए। तो उसके बीच का जो जो पॉइंट है वो इसके करस्पॉन्ड आएगा ना, ये वाला पॉइंट जो भी आता जाएगा, सारे पॉइंट यहाँ पे मिलते जाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे उसको, ऐसा करेंगे ना, ये और ये। मान लो बाद अगर यहाँ पे cos A आ रहा है तो यहाँ पे A आ रहा होगा, वैसे ही करेंगे। तो क्या समझ आ रहा है कि जब जब cos से 0-1 के बीच में होगा तो उस केस में यहाँ पे उसको कहाँ कहाँ होना पड़ेगा, 0 और पाई के बीच में होना पड़ेगा। दैट इज़ x बिलोंग्स टू 0 और पाई। मैं वही लिखा हूँ इसको, a और b, वही किया हूँ a और b, क्योंकि मेरे पॉइंट वैल्यू नहीं पता ना, 1/√2 और √3/2 का वैल्यूज नहीं पता cos के लिए। cos x इक्वल टू 1/√2, x इक्वल टू वॉट नहीं पता, तो मैं x इक्वल टू a मान लिया। लेकिन ये पता चल गया कि वो जो भी होगा ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा 0 पाई जैसा। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल बना दिया मैं उसको a b। सर वहाँ पर कैलकुलेटर की तरह उसका यूज़ करके इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं कि 1/80 की वैल्यू 0.707 आ रही है, हाँ इसकी हाँ हाँ वैल्यू 0.66 आ रही है, वहाँ से कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एक ओपन इंटरवल ही आएगा ना वो। राइट सर, हाँ ठीक, और ओपन सेट, ओपन इंटरवल मतलब ओपन सेट, और यूनियन, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, हम लोग एक बार करके उसको ओपन बनाए थे, और पीरियोडिसिटी के कारण थोड़े थोड़े देर के बाद वो और मिलते रहा। थोड़ा थोड़ा देर का मतलब अगर a भी मिल जाएगा तो a + 2 पाई और b + 2 पाई भी मिलेगा, वैसे ही a + 4 पाई, ये सारे के सारे मिलते रहेंगे। और ये जो भी था काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट है, और काउंटेबल की जरूरी नहीं है, बस आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होगा करके ये वाला बात हमारा बन गया। तो इस वाले का ऑप्शन था ओपन, साथ साथ अनकाउंटेबल, डेंस नहीं होगा ये। और if A is open set, B is compact set in R, then B minus A is, क्या लगाया हो, कोई लगाया हो इसको? क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट। क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट। देखो ये ना एकदम सरल क्वेश्चन था। A इक्वल टू फाई ले लो, फाई हमारा ओपन सेट है, और B माइनस A इक्वल टू B आ जाएगा। ये कॉम्पैक्ट है करके कॉम्पैक्ट हो जाएगा। देखो कौन सा ट्रू कर रहे हैं इसको, क्लोज बट नॉट कॉम्पैक्ट गलत, कॉम्पैक्ट बट गलत, क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट सही गलत, हो गया खत्म। कितना सरल क्वेश्चन था देखो। और कोई एक आधा अप्रोच बताना चाहे तो? हाँ सर मैं वही बता रहा था सर, मैंने बी जो लिया था वो क्लोज इंटरवल 0-1 और बी जो लिया था ओपन इंटरवल 0-1 लिया था। ठीक वहाँ है। से भी
वहाँ से भी बनेगा। देखो b इक्वल टू क्लोज्ड 0 1 लिए हैं और a इक्वल टू ओपन, ओपन 0 तो b माइनस a इक्वल टू 0 1 ये कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। कंपाउंडेड। क्लोज्ड एंड बाउंडेड मतलब क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट। ये तो बहुत ये है गलत ही स्टेटमेंट है, बिना क्वेश्चन पढ़े ही इसको गलत करते हम। नहीं सॉरी, ये नहीं, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट बट नॉट क्लोज्ड, ये तो गलत ही स्टेटमेंट है। आर के केस में अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है क्लोज नहीं है बोलना बहुत गलत बात है वो। तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत था, तुक्का भी मारना था, 3 में ही मारना था, तो लॉ प्रोबेबिलिटीज के इसके सही होने की गुंजाइश बढ़ गया था। तो जब भी तुक्का मारोगे ना ऐसे मारना, कुछ कुछ स्टेटमेंट होता है जो आंख बंद करके गलत होता है, जैसे ये ऑप्शन बी आंख बंद करके गलत था, बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन बी गलत था। कॉम्पैक्ट बट नॉट क्लोज वो गलत ही स्टेटमेंट है, कुछ भी क्वेश्चन दे रहा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं हो, गलत ही रहेगा वो। तो वैसा वाला चीज़ों को सोच समझ के मारना तुक्का। अब सर बोले हैं एक ही को मारना तुक्का, बीच को मार दोगे मतलब नहीं है ना कुछ। कोई चीज़ जब पता है वो गलती है उसको काहे मारना भाई। ऑप्शन क्या है इसका सही? क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट, ठीक है ये करेक्ट है, सी करेक्ट है, ठीक है सी करेक्ट है। 13 देखो, ई बी ए सबसेट ऑफ आर। हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ। E subset of R, E intersection E dash is finite. E dash denote the set of limit points of E, then चलो E intersection E dash is finite। अगर मैं E इक्वल टू लेता हूँ हमारा सिंगलटन सेट A, E dash इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ई इंटरसेक्शन ई डेस इक्वल टू 5, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। देखो क्या क्या कंक्लूजन बन सकता है, ई सबसेट है ठीक है, ई इंटरसेक्शन फाइनाइट सेट आ रहा है जहाँ वो लिमिट पॉइंट उसका डिराइव से डिफाइन कर रहा है, मतलब नहीं है उससे। देन ई फाइनाइट सेट है, डिस्कार्ड नहीं हुआ, ई काउंटेबल से डिस्कार्ड नहीं हुआ, ये डिस्कार्ड हुआ। मे बी वाला बात आ रहा है ना, मे बी वाला बात आ रहा है, ई में बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल ऐसा बात आ रहा है, ई में बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। ई इंटरसेक्शन ई डेस इक्वल टू 5 फाइनाइट सेट। अब अगर मैं ई इक्वल टू क्यू रखता हूँ, क्यू रखूँ मैं ना, ई इक्वल टू ये रखता हूँ, ई इक्वल टू रखते हैं स्पेशल सेट और ई डेस इक्वल टू आ जाएगा 0 और ई माइनस ई डेस इक्वल टू ये आएगा 5, ई माइनस ई डेस इक्वल टू 5 आएगा और ई यहाँ पे काउंटेबल है, तो ये ऑप्शन ए डिस्कार्ड हुआ, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हुआ, बी डिस्कार्ड नहीं हुआ है, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हुआ। ई में भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ई में भी काउंटेबल, डिस्कार्ड। डी क्यों डिस्कार्ड होगा सर? डी इसमें डिस्कार्ड होगा क्योंकि सर अगर अनकाउंटेबल सर मे करके बोला है ना, और अनकाउंटेबल हाँ ई के कारण अनकाउंटेबल। चलो अगर ई अनकाउंटेबल है ठीक है, तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी पढ़े हैं, हाँ कि ना? यस सर। अगर ई अनकाउंटेबल है तो उसका सेट भी अनकाउंटेबल होगा, और साथ साथ एक प्रॉपर्टी और इंक्लूड कर लो, ई इंटरसेक्शन ई डेस भी अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल हो गया जी। ठीक है। तो जिसके कारण ये सेट ये वाला हो जाएगा गलत। अगर अनकाउंटेबल होगा तो ई इंटरसेक्शन ई डेस को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, मजबूरी है उसका, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। यस सर। ये स्किप किए सर, ये अच्छा 14 छोड़ दिए थे। अकेला ही आदमी इंटरेस्टेड है क्या? बाकी लोग का क्या स्थिति है? अरे चमकाऊंगा नहीं, पूछो सही कम से कम। अच्छा मान लो वो ग्राफ वाला पुस्तक पढ़ लिए रहते ना, 2 हफ्ता का समय था, 1 हफ्ता में अगर आधा भी पढ़ लेते उसको बहुत अच्छा से हो जाता वो। हमको ये पता है x की पावर 4 प्लस इधर कुछ भी रहे, इसका ग्राफ ना रिप्रेजेंट लगभग रिप्रेजेंट करता है x की पावर 4 को। कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए ना काफ़ी होता है, थोड़ा बहुत ना इसमें वो उसका चेंज हो जाता है, मैक्सिमम मिनिमम वाला बस चेंज आएगा,
और 1 2 ना पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मैक्सिमम बस चेंज होगा, बाकी उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता। अगर x की पावर 4 है, इसके पास क्या होगा, 0 पे ही 0 होगा रूट मल्टीप्लिसिटी 4 का, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 करूँगा, वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस। तो ये ना कुछ ऐसा करके मिलेगा, ये ना ऐसा करके मिलता है बस, और कुछ खास चेंज होता नहीं है, लेकिन वो लगभग रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस चीज़ को। तो जान जाओ x की पावर 4 कुछ भी होगा वो सिमिलर होगा x की पावर 4 के, x की पावर 3 कुछ भी होगा सिमिलर होगा x की पावर 3 के ग्राफ के। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ भी लिखूंगा वो सिमिलर होगा एक्स स्क्वायर के ग्राफ के। x की पावर 10 में कुछ भी लिखूंगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, x की पावर 10 के ग्राफ के। तो एक चीज़ और आएगा, x की पावर इवन नंबर प्लस करके एक बड़ा से बड़ा एक इक्वेशन रहेगा पॉलिनोमियल वाला, वो सिमिलर होगा एक्स स्क्वायर के ग्राफ से। सिमिलर इन द सेंस कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए बस। x की पावर ऑड होगा वो सिमिलर होगा क्या, x की पावर 3 के ग्राफ के, बस। ये चीज़ को अडॉप्ट कर लो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को करते हैं। ये अनऑफिशियल चीज़ें हैं, इसको कहीं क्लेम करने मत चल देना ना, ऐसा होता नहीं है, हम लोग करा रहे हैं समय बचाने के लिए बस। लगभग सिमिलरिटी आता है, बस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मैक्सिमम चेंज होता है, और जीरो को जीरो ज़्यादा मिलता है, अलग अलग पॉइंट मिलता है जीरो, ये है। तो मैं एक चीज़ समझ गया कि x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 इज लेस देन इक्वल टू 2023। तो मैं ना ये ना सोच के क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ x की पावर 4 x की पावर 3 इज सिमिलर टू x की पावर 4, और वो सिमिलर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2023। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और यहाँ कहीं पे होगा 2023, उसके नीचे के जितने भी पॉइंट आएंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना जो पूरा है ये वाला जो रेंज है यही हमारा सेट है, यही हमारा सेट है। बाकी और कर्व जा रहा है जाने दो, ये हमारा सेट है, ठीक है। तो सेट हमारा क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल के कारण ये क्लोज सेट दिख रहा है, क्लोज सेट जैसा दिखेगा, ठीक। अब ये और क्या बोल रहा है, एक और दिया हुआ, ये किसके लिए हो गया, इस पॉइंट को अगर मैं ए मानूँ, इस पॉइंट को अगर मैं बी मानूँ, तो ये ए बी जैसा क्लोज सेट दिख रहा है, क्लोज सेट ए बी दिख रहा है। टी, ये क्या था, एस था। टी के लिए क्या कर सकते हैं, देखो अब x की पावर 3 माइनस 2x है, x की पावर 3 माइनस 2x है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू r है। x की पावर 3 माइनस 2x, x की पावर 3 माइनस 2x इज सिमिलर टू x की पावर 3, और x की पावर 3 ऐसे बनता है, ऐसा मतलब ऑन टू। तो ये x की पावर 3 ये जो सेट है ना, t इज सिमिलर टू r, सिमिलर नहीं इक्वल टू r इच होगा, t इक्वल टू r है, पूरा का पूरा t को r लिख दिया है वो, ठीक है। t पूरा का पूरा r है, हमको क्या करना है, s इंटरसेक्शन r निकालना है, वो s ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन r, हाँ जी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन r, क्लोज बट नॉट, ये क्यों, ऐसा क्यों, बाउंडेड बट नॉट क्लोज, गलत, इसका ऑप्शन ए है। क्लियर हुआ ये, t हमारा कुछ नहीं है, t हमारा सेट r ही लिखा हुआ है, ये उसको s के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, s इंटरसेक्शन t मतलब वो s ही आएगा। अब वो सेट हमारा s आ गया, तो जो s होगा वही हमारा आंसर होगा, और s को मैं यहाँ पे दिखा दिया, s क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, s जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इसलिए क्या हो गया, क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो गया r में। सर ये टी का आप थोड़ा बताएंगे, x2 माइनस 2x है, हाँ इक्विवेलेंट है x का, ठीक है। तो देन वो हमने एक और सिमेट्री रखती है वाला ग्राफ बनाया, हाँ उसके बाद कैसे डिटरमाइन क्लोज है कि ओपन है, उसका सेट डिटरमाइन कैसे करते हैं। s इंटरसेक्शन t s हो गया, ये ठीक है ना, तो सर सिर्फ टी बताइए ना, टी डिटरमाइन कैसे किया। अच्छा t कैसे निकाले, t कुछ नहीं है, रेंज ही तो पूछ रहा है वो, और क्या पूछ रहा है, रेंज, ये रेंज कैसे निकालेंगे इसको, सिमिलर होगा ना x की पावर 3 के, चलो सिमिलर होगा, तो x की पावर 3 कैसे बनता है, ऐसे बनता है x की पावर 3 जी, तो वो ना थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे बन सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन टू है तो ऑन टू रहेगा वो, 1 1 वाला प्रॉपर्टी भले बदल जाएगा लेकिन रहेगा तो ऑन टू हमेशा। तो वो सेट हमारा ऑन टू था, ऑन टू का मतलब x की पावर 3
x बिलोंग्स टू r इक्वल टू r, तो उसी के कारण x की पावर 3 माइनस 2x सच दैट x बिलोंग्स टू r इज इक्वल टू r। तो हमारा ये t सेट है पूरा का पूरा r बना है, वो लिख दिया है बस, वो है r ही, ठीक है। जी सर। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे एस ही आएगा, और एस को मैं क्लोज सेट बोल दिया हूँ, उसको भी ग्राफ से ही बोला हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ सेट को, बुक को पढ़ो एक बार, और वो बुक को पढ़ोगे तो पक्का एक ठो क्वेश्चन तो बना ही लोगे। और यहाँ तो हम 4-5 क्वेश्चन बना लेते हैं। 15 क्या लगा 15 का? सर तो फिर एस इंटरसेक्शन पी करेंगे तो एस क्लोज हो गया और आर अनबाउंडेड है, तो ऑब्वियसली जो स्मॉलेस्ट स्टेट होगा वो एस होगा ना। हाँ एस ही आता आया ना, एस इंटरसेक्शन आर इक्वल टू एस, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है। हाँ 15 में ना ए इक्वल टू क्यू ले लो, बी इक्वल टू क्यू का कॉम्प्लीमेंट ले लो, उसके बाद देख लो क्या क्या है। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी सही है। हो गया, हाँ कि ना? डिस्कार्ड ही हुआ है। अच्छा, सर ये गलत हुआ था। ए इक्वल टू क्यू लिए, बी इक्वल टू क्यू का कॉम्प्लीमेंट लिए, तो ना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई हुआ। ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं इंटीरियर निकालूंगा तब भी वो फाई ही रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन बी गलत हुआ। ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर फाई आ रहा है, यहाँ पे नॉन एम्प्टी, उसको नॉट इक्वल टू फाई दिया, इसलिए गलत हुआ वो। और अब ए यूनियन बी निकालूंगा तो पूरा पूरा आर बनेगा, और उसका इंटीरियर पूरा पूरा आर ही रहेगा, और आर हमारा ओपन होता है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नॉट ओपन, इसलिए ये गलत हुआ। यहाँ पे फाई बोल रहा है करके, ये गलत हुआ। तो ऑप्शन डी सही है, ए यूनियन बी का इंटीरियर इज ओपन, ठीक है। ये क्यू क्यू जी सर, कॉम्प्लीमेंट, ये जैसे इसमें इंटीरियर वाला पॉइंट बोला था, तो नॉर्मल इंटीरियर में जो सेट रहता है उसके अंदर के पॉइंट आते हैं, ठीक है, बाउंड्री नहीं आएगा करके ओपन होगा, ये सोच के मैं लगाई। और सही हुआ था। हाँ हाँ ठीक है, बहुत सही है फिर लेकिन बेटर रहता है ऐसे क्वेश्चन में ना एक हमारे पास सेट ऑफ एग्जांपल्स हो जिसको पकड़ के हम लोग डिस्कार्ड कर दें। जी सर, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। 16 का क्या लगाए हैं, कोई बनाए हैं इसको? A is not equal to B, A is connected subset of R, बस यही है ये, या तो ये होगा या तो ये होगा, अब जो भी लगाना है इस दोनों को देख के लगा दो। नॉन ट्रिवियल क्लोज इंटरवल होगा या फिर नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल। कनेक्टेड सेट मतलब इंटरवल बोल रहा है, कनेक्टेड सबसेट मतलब ये इंटरवल बोल रहा है। ओपन और क्लोज हमारी श्रद्धा के अनुसार है, जो लेना चाहो ले लो। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स गलत होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट सही होगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन चॉइस ऑफ ए गलत बात। काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स गलत बात। क्लियर? हाँ ना, कुछ तो बोलो, सरल क्वेश्चन था, ठीक है ना? ओपन इंटरवल ए बी के इक्विवेलेंट होता तो हाँ। वहाँ से भी आता। ठीक, तो ठीक है, अगर ऑप्शन होता अनकाउंटेबल वाला तो वो भी सही होता। जी 16, अरे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, सुबह उठना भी है कल। ए नॉन एम्प्टी सबसेट है, आर का डिराइव सेट डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ए डेस इज क्लोज सेट ऑलवेज इन आर। ए यूनियन ए डेस कॉम्पैक्ट होता है, ऐसा तो हम लोग कभी पढ़े नहीं हैं। ए यूनियन ए डेस कनेक्टेड होता है, ऐसा भी हम कभी पढ़े नहीं हैं भाई। इसके लिए ना ए इक्वल टू क्यू ले लो, इसके लिए ए इक्वल टू जेड ले लो, डिस्कार्ड कर देगा। ए डेस इज कॉम्पैक्ट इन आर, इसके लिए क्यू ले लो, डिस्कार्ड करेगा, बच गया, ये सही हो गया, ठीक है। ए डेस इज क्लोज्ड सेट ऑलवेज इन आर, डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड ऑलवेज। एक पॉइंट आगे इसको लिख लेना, ठीक है। डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सबसेट ऑफ आर इज ऑलवेज क्लोज्ड। A days is closed set always in R, derived set are always closed। प्रूफ होगा।
कहीं न कहीं टोपोलॉजी बुक में देखोगे मिलेगा प्रूफ को छोड़ दो, इसको याद कर लो। 18 बना किसी से। A and B टू ओपन डेंस सेट। ये ना थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, ये बेयर कैटेगरी थ्योरम पे आता है। बेयर कैटेगरी थ्योरम। काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन डेंस सेट इज ओपन, नहीं इज डेंस, ये काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन डेंस सेट इज ओपन। मैं गलत पढ़ दिया। काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन डेंस सेट इज डेंस। ओपननेस के ऊपर बात नहीं बोला है, ये डेंस, ठीक है। तो ए ओपन डेंस है, ए एंड बी आर ओपन डेंस, इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज डेंस, बेयर कैटेगरी हो गया। और ए और बी ओपन है और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन करके ये ओपन होगा, ये ओपन भी होगा, ये डेंस बेयर कैटेगरी से हुआ। और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट वाली प्रॉपर्टी से ए इंटरसेक्शन भी ओपन हुआ, दोनों होने के कारण ये ओपन डेंस होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज ओपन डेंस सेट इन आर। ए यूनियन बी नीड नॉट टू बी ओपन डेंस सेट इन आर, गलत बात। ए इंटरसेक्शन ये गलत करेगा ना ये वाला, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। बेयर कैटेगरी थ्योरम ऐसे अप्लाई हो गया है, बेयर कैटेगरी थ्योरम ऐसे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे ना ओपन डेंस का ना एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, हम लोग ना बहुत सारा जो पढ़े उसमें से ना ओपन डेंस का एग्जाम्पल एक भी नहीं है। कि है एक 8 ओपन डेंस का एग्जाम्पल, एक पढ़े हैं, नहीं एक पढ़े हैं, ये है ओपन और डेंस। ये है ना ओपन डेंस हमारे पास, ऐसा नहीं कम कर नहीं पढ़े हैं हम। जेट का फॉर्म, हाँ, इसलिए बेयर कैटेगरी जो मेन नाम वाला है ना कहीं न कहीं आएगा ही, फंसेगा ही वो, तो नाम वाले चीज़ों को छोड़ना मत, नाम वाले थ्योरम्स को पढ़ के ही रखो। जहाँ पे डेंस सेट लिखे ना वहाँ बेयर कैटेगरी थ्योरम लिख के ये वाले क्वेश्चन को लिख के बना दिए रहना, ठीक है। बेयर कैटेगरी थ्योरम, हिंदी में अच्छा नाम उसका बेयर संवर्ग प्रमेय, ऐसा कुछ। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर एंड, अच्छा, वेयर यू एस एंड एल एस डिनोट्स द अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड्स ऑफ एस respectively, then S is US intersection LS is not equal to phi if and only if S equal to phi or singleton। हाँ बता अब। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था सर? डेंस का ए इंटरसेक्शन बी वाला। A intersection B is always open dense set in R। जी यही क्वेश्चन था एक जो थोड़ा अलग था, हार्ड था, बाकी सब तो बहुत ही सरल था। S इक्वल टू फाई होगा या S इक्वल टू सिंगलटन होगा, देख लो। एम्प्टी हमेशा जरूरी नहीं है, सिंगलटन हमेशा जरूरी नहीं है, काउंटेबल हमेशा जरूरी है, इनफाइनाइट कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर सेट के पास 2 पॉइंट हो गया ना, 2 पॉइंट हो गया A और B, देन US इंटरसेक्शन LS इज ऑलवेज एम्प्टी। ये ऑब्जर्वेशन ही था बस और कुछ नहीं था। S इक्वल टू या तो फाई होगा या तो सिंगलटन होगा। सर ये बड़ी बेसिक। US क्या है? सर सेट ऑफ ऑल अपर बॉन्ड्स और LS सेट ऑफ ऑल लोअर बॉन्ड्स। सेट ऑफ ऑल लोअर बॉन्ड। सिंगलटन सेट में S इक्वल टू सिंगलटन सेट, तो US क्या बनेगा? X बनेगा, X इज ग्रेटर देन इक्वल टू A बनेगा, और LS बनेगा X जहाँ पे X इज लेस देन और इक्वल टू A होगा। तो इस पे कुछ आए ना आए ये जरूर आएगा।
जी और जब एस को मैं फाई करूँगा तब वो, ये तो अदरवाइज वाला मैं बना ही दिया हूँ ना, जब 2 3 4 होगा तब वो एम्प्टी हो जाएगा। ये फाई होगा, उस केस में यूएस हमारा आर होगा, और एल एस में क्या हो जाएगा, आर होगा, यूएस इंटरसेक्शन एल एस में आर होगा। तो अगर इसको अनकाउंटेबल बोलेगा सेट एम्प्टी होगा, और इसको फाइनाइट बोल दिया तो सेट हमारा सिंगलटन होगा। इसी क्वेश्चन को 3 टाइप से फ्रेम कर सकता है। यूएस इंटरसेक्शन एल एस इक्वल टू अनकाउंटेबल, आंसर हो जाएगा इम्प्लाइज एस इक्वल टू 5। यूएस इंटरसेक्शन एल एस इक्वल टू फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी, देन एस इक्वल टू सिंगलटन सेट। ये इसी स्टेटमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। सर अगर यहाँ पे काउंटेबल नहीं होता तो ऑप्शन में कुछ सिंगलटन होता ना। अगर काउंटेबल नहीं होता तो ऑप्शन है सिंगल नहीं, फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि हम एम्प्टी भी बना देंगे इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके, हम लोग सिंगलटन ही बना देंगे इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके। अगर वहाँ पे लिख देता ना कैन बी एस कैन बी काउंटेबल, तो लगाना पड़ता है इसको। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता वाला बात है ना, बन सकता है। बना के दिखा दो एक ठोर, उसको लगा दो आंसर। कैन बी वाले में एक एग्जाम्पल ला दो और ऑप्शन को लगा दो, बस। कैन बी का मतलब वही होता है। पूरा क्या है पता नहीं, हमको एक एग्जाम्पल से मतलब है जो स्टेटमेंट को होल्ड कर रहा होगा, बस वो है कैन बी का मतलब। इसको तो नहीं बताना पड़ेगा ना। ये तो सबसे बना होगा ना, नहीं बना। ये साइन का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ, सर ये गलत किया। अच्छा ऐसा कुछ जाएगा, एक ग्राफ जो भी है उसको देख लेना, ठीक है। एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। देखो 0 और 2 पाई के बीच में एक ठो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। 2 पाई नहीं, सॉरी, 0 और पाई के बीच में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर उसके बाद ना पाई कहाँ है इसका, चलो π/2 ही कर लो भाई, हर बार एक है। जो भी है मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझ आ जाएगा, पॉइंट एग्जैक्टली जो भी होगा देख लेना उसको। 0 और π/2 के बीच में ना एक बार इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट एक बार यहाँ पे आ गया। फिर ना π/2 और पाई के बीच में एक बार इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, वैसे ही करते एक एक पॉइंट आते जाएगा, इधर पहले भी आते जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 करस्पॉन्डेंस निकालूँ, एक इंटरवल एक पॉइंट दे रहा है, एक इंटरवल एक पॉइंट दे रहा है, तो मैं अगर इसका पूरे सेट का कलेक्शन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इज काउंटेबल, और वो एक एक ठो पॉइंट दे रहे हैं तो सेट हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल। और अगर एक एक पॉइंट देकर इसको सिमिलर कर दो ना, जेड के सिमिलर कर दो, जेड के, ये जेड के सिमिलर हो जाएगा। एक एक ठो पॉइंट आएगा, नेबरहुड निकालोगे तो नेबरहुड में कभी भी लिमिट पॉइंट रखेगा नहीं वो। तो इसके लिए जो सेट बनेगा देखना, वो सेट ना ऐसा कुछ आएगा, एक पॉइंट यहाँ पाएगा, एक पॉइंट यहाँ पाएगा, एक पॉइंट यहाँ पाएगा। तो अगर मैं सेट को ए नाम दूंगा तो ए डैश इक्वल टू 5 आ जाएगा, मतलब सेट हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ए हमारा क्या हुआ, क्लोज्ड हुआ, तो ए हमारा क्लोज्ड होगा। और इन्फिनिट टाइम्स आते रहेगा करके वो अनबाउंडेड हो जाएगा। और इंटरवल तो साफ साफ नहीं है ये, इसलिए सेट हमारा क्लोज्ड है बट नॉट कनेक्टेड, और अनबाउंडेड भी है साथ साथ ये। तो ये भी ऑब्जर्वेशन का ही क्वेश्चन था, अभी नहीं हुआ है तो कोशिश करने का उसको, और साथ साथ ये काउंटेबल भी होगा ना। ये सेट क्लोज्ड है, नॉट कनेक्टेड, अनबाउंडेड, काउंटेबल। इस सेट के बारे में हम लोग इतनी सारी चीज़ें बोल सकते हैं। इस सेट का डिराइव सेट भी निकाल सकते हैं, ए डैश इक्वल टू 5। इस सेट का क्लोजर भी निकाल सकते हैं, क्लोजर ऑफ दिस सेट इक्वल टू ए, क्योंकि वो क्लोज है इसलिए, या फिर ये है इसलिए क्लोज है। सिंपल ऑब्जर्वेशन था बस।
ग्रुप वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज अगेन एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज अगेन, गलत है ये। इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी गलत है। तो इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है। ऐसा वाला क्वेश्चन सेट में आएगा ना, नेट में नहीं आएगा वो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट था। ये थ्योरम है, ये भी थ्योरम है, ये भी थ्योरम है, ये भी थ्योरम है। सही वाला स्टेटमेंट में थ्योरम है ना। जैसे बी को मैं सही करके बोलूँगा तो क्या होगा, यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट नीड नॉट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सी का सही स्टेटमेंट है, इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसका प्रूफ मिल जाएगा कहीं भी रिलेशन वाली बुक में। ऑर्डर ऑफ बी स्क्वायर ए बी का इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी बी ए बी का इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ये बी ए जो है, क्या है जो बी ए है वो क्या दिख रहा है, ये ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ऐसा हम लोग कभी बनाए थे, ठीक है ना। तो बी ए के ऑर्डर का हो जाएगा, और ये भी हम लोग बना दिए हैं, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए होता है भाई। तो ये हो जाएगा 10 के इक्वल, 10 के इक्वल कर दो। सरल था क्वेश्चन। सर वो बी स्क्वायर को ब्रेक डाउन किया बी में, हाँ उसके बाद सर बी की इनवर्स बी में लिया। हाँ इसमें, हाँ इसमें ये ऐसे बनाया, ठीक है ना। हाँ हाँ। ये अबेलियन है ना, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4 अबेलियन, और अबेलियन में इसको आगे पीछे कर दो। वाई इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स है तो एक्स इक्वल टू एक्स, इतना भी शॉर्ट नहीं करते इसको, ऐसा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू एक्स। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये क्या लिखा हुआ है, एस ऑफ जी इक्वल टू U8 लिखा है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ U8, और U8 की कार्डिनलिटी 4 है, इसलिए इसकी कार्डिनलिटी 4 होगी। क्लियर। सर उसको इस तरीके से डिस्कस करना कि एस की वो सबग्रुप भी होगा, तो नंबर ऑफ सबग्रुप जो U8 के होंगे वो 4 होंगे, एस जी सब ग्रुप होएगा, हाँ होएगा, क्यों नहीं होगा सब ग्रुप। इस टाइप का सब ग्रुप को क्या बोलते हैं, सर नॉर्मल से, नॉर्मलाइजर। हाँ सर नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स वो सब ग्रुप नहीं होता हर बार। बट सर अगर ऐसा देखा जाए तो ये कभी तक फॉर्म की है हाँ हाँ सर। एक सर इसके देखो सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग रही है, सेकंड सब से सीधे, तो फिर वो अप्लाई किया। तो फिर ऐसे अगर ऐसे देखें तो सब्जेक्ट की संख्या जो होगी वो 4 होगी, तो वहाँ से देख सकते हैं 4। ठीक है, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव 1 2 4 एंड 8। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो करके ये लगा है। लेकिन उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं था। सेट हमारा अबेलियन है, वाई इनवर्स मीनिंगलेस हो गया, सीधा एस जी बराबर जी खत्म। नहीं मैं भी ऐसा करता था बहुत दूर दूर वाला, शुरू में ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बनाए करके, लेकिन ये सिलसिला चलते जाएगा तो फिर ऐसा रहेगा बिना पेन पकड़े आंसर आए भाई, ऐसा सिस्टम में आ जाओगे कुछ समय के बाद। अभी ये नॉर्मल ऐसा करना, ठीक है। तो ये काम 6 महीने बाद भी कर रहा होगा ना, इतना लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन देना तो दिक्कत हो जाएगा। अभी कभी बिल्कुल दे एक्सप्लेनेशन, कुछ दिन के बाद खुद ना बोलेगा क्यों देना एक्सप्लेनेशन जब आंसर आ जा रहे हैं। तो इसका क्या है, सर नॉट अटेम्प्ट, इसका डी सही है। S1 इक्वल टू 1, S2 इक्वल टू -1, S3 इक्वल टू खाली, S4 इक्वल टू I माइनस I, Q8 ही तो है, G इक्वल टू Q8, J माइनस J K और माइनस K। तो कार्डिनलिटी ऑफ S4 इक्वल टू 6 विच इज़ ग्रेटर देन 4, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बना के देखना एक बार, ठीक, मैं आइडिया दे दिया हूँ।
Q8 में S1 S2 S3 S4 निकाल लेना। ये सेट आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। जी जी। अब S, ये लास्ट, ये बताना पड़ेगा। हाँ सर बताओ। अरे आंसर हुआ है। ऑर्डर ऑफ 45 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन GCD ऑफ 45 और ऑर्डर ऑफ 1। तो ये कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ वन क्या है? अरे भैया ऑर्डर ऑफ 45 इक्वल टू 45 है ना, और a टू दी पावर k के ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ a अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर GCD ऑफ k ऑर्डर ऑफ a, यही तो है ना। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 45 और 100 का क्या होगा? GCD ऑफ 45 और 100 इक्वल ये बनेगा 100 अपॉन 5 इक्वल टू 20। ठीक है, जी अब कल मिलते हैं 5 बजे।